जे जे थॉमसन जे जे थॉमसन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि एटम इज डिविजिबल, एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम इज फर्दर डिविजिबल इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एट लीस्ट इलेक्ट्रॉन तो हर एटम में है, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन तो हर एटम में है, उसके अलावा भी कुछ और होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जे जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े किए जा सकते हैं और उसका एक टुकड़ा, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन है और ये हर एटम के है, इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी एटम। लेकिन जे जे थॉमसन मॉडल का जो बेसिक मॉडल था, उन्होंने कहा कि एटम क्या है, एटम सॉलिड है, तरबूज के जैसा सॉलिड। ठीक है, जे जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नहीं, एक्चुअली इनके दो शिष्य थे, गाइगर एंड मार्टसन। रदरफोर्ड के अंडर में उन्होंने प्रैक्टिकल किया। क्या प्रैक्टिकल किया आप अच्छी तरह जानते हैं, गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग, गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग। गोल्ड गोल्ड ही क्यों लिया उन्होंने, सिंपल सी बात है कि गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल। मतलब क्या है कि एक गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा लो और इसे पीटना शुरू कर दो तो क्या होगा, ये एक पतली सी शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिना फटे हुए, बिना टूटे हुए, बिना फटे हुए शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सोने का छोटा सा टुकड़ा लिया उन्होंने और गाइगर मार्टसन इसे पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे और उन्होंने कहा कि देखो हमने इतना पीट दिया, ऐसे इतना पीट दिया, इतना फैला दिया कि फर्दर अब ये फैल, इस पे चोट मारते हैं तो फटने लगता है। मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमने इसे इतना फैला दिया, इतना फैला दिया, इतना पीट पीट के से एक्सपेंड कर दिया कि बस अब ये समझो ये पूरी जो लेयर है, जो पूरी शीट बनी है, फिल्म है, ये गोल्ड फॉइल 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 है, बस ये सिर्फ एक एटम की लेयर रह गई, एक एटम की लेयर रह गई। जैसे ये आपके पास गोल्ड का पीस था, ये एटम की लेयर थी, एटम की लेयर, इसको आपने पीटा, पीट करके इसे पतला कर दिया तो कितनी रह गई, एटम की ये लेयर रह गई। आपने इसे और पीटा और पतला कर दिया तो और ज्यादा फैल गया, अब क्या रहा, अब एटम की केवल दो लेयर रह गई। और उन्होंने पीटा और पीटा और पीटा और इसे और पतला करा और पतला करते इतना पतला कर लिया कि क्या रह गया, केवल एक ही लेयर रह गई एटम, गोल्ड एटम की। गोल्ड के अलावा ये किसी और में इतना इसको पतला नहीं किया जा सकता था, किसी भी मेटल को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, साफ सब अच्छी तरह जानते हैं, सबका जाना पहचाना प्रैक्टिकल है कि ये गोल्ड फॉइल, जिसमें कि ये मानकर चल रहे हैं केवल केवल एक ही लेयर है एटम की, एक ही लेयर है एटम की। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल भेजे इस पर, यहां से अल्फा पार्टिकल कहां से मिले थे, यूरेनियम वगैरह से ले लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, वहां से अल्फा पार्टिकल ले लिए। अल्फा पार्टिकल बनाने का कोई फार्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से ही, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही आपको अल्फा पार्टिकल लेने पड़ेंगे। तो अल्फा पार्टिकल की बौछार इसके ऊपर कर दी उन्होंने, जबरदस्त तरीके से बारिश कर दी, बॉम्बार्डमेंट कर दी अल्फा पार्टिकल के। ठीक है, सामने एक वो लगा रखी थी कैमरे की फिल्म, जो पिछले पुराने जमाने में वो आता था, रील वाला कैमरा, उसकी रील लगा रखी थी, फोटोग्राफिक फिल्म रील लगा रखी। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई
ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो निकले चले गए साफ, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड निकले चले गए, अनडेविएटेड निकले चले गए ज्यादातर। बस इक्का दुक्का कोई एक ऐसा पार्टिकल हुआ जिसका डेविएशन, हल्का फुल्का डेविएशन आया, जिसमें ज्यादातर पार्टिकल निकलते चले गए, ज्यादातर पार्टिकल निकल गए। एक आध इक्का दुक्का ऐसा था, हजारों में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जिसका डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री बना, मतलब पार जाने के बजाय लौट कर आ गया। और लाखों में एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो लौट कर वापस अपने ही रास्ते पर आ गया। अब ये उन्हें ये जे थॉमसन मॉडल पे ये बात उन्होंने समझ नहीं आई। जे थॉमसन मॉडल अगर ठीक मान लिया जाए, अगर जे थॉमसन की बात मान ली जाए तो क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव मटेरियल है, पॉजिटिव मटेरियल से बना हुआ सॉलिड तरबूज के जैसा बना हुआ क्या है ये? एटम। अब यहां से अल्फा पार्टिकल पीछे आया, ये अल्फा पार्टिकल आया, तो भाई ये कैसे पार निकल रहा है? इसको, इस सॉलिड मटेरियल को पार करना ही नहीं चाहिए, इसको यहीं से लौट जाना चाहिए या डिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। हाँ, इक्का दुक्का कोई इनके बीच में से पास हो जाए तो उसे निकलना चाहिए, इक्का दुक्का निकलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर को क्या होना चाहिए? ज्यादातर को इस गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस आ जाना चाहिए। जबकि ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल निकल गए सीधे सीधे बिना किसी डेविएशन के। बहुत इक्का दुक्का पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो हल्का फुल्का डेविएट हो पाए, और हजारों में से 10,000 8,000 में से एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिसका डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा रहा। तो अब उन्होंने इसका कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने कहा भाई देखो, जे थॉमसन ने कहा था कि एटम सॉलिड है, अगर एटम सॉलिड होता तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो रिफ्लेक्ट हो जाते यहीं से, इक्का दुक्का ही किसी कोई जगह मिलती एटम के बीच में वो निकल पाता, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये एटम ठीक है। जे थॉमसन ने कहा था कि एटम के दो पार्ट हैं, एक तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। कुछ नहीं पता उन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्ट क्या। उन्होंने कहा भाई एटम सॉलिड तो है नहीं, एटम सॉलिड नहीं है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, ज्यादातर पार्ट हॉलो है। जिस हॉलो पार्ट में से ये अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी घुमाव फिराव के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सीधे सीधे निकले चले आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकले चले गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। इस हॉलो जगह पर, खाली जगह पर अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कुछ पार्टिकल का डेविएशन भी है, इक्का दुक्का पार्टिकल 90 डिग्री से भी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गया, तो अब ये कैसे हो गया? अब ये क्यों हो गया? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो है ही। जे थॉमसन का जो मॉडल था, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, उससे ये बात तो साबित हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन एटम का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एटम में है कंफर्मली है। तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट बताया था, पॉजिटिव पार्ट बताया था जे थॉमसन ने, क्या कि पॉजिटिव पार्ट ये सॉलिड है तरबूज की तरह और इसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं ना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सॉलिड पार्टिकल पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है, बल्कि सॉलिड है तो सही, पॉजिटिव है तो सही पार्ट, लेकिन ये पॉजिटिव पार्ट बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है, बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव पार्ट। और जब इस पॉजिटिव पार्ट के आसपास से गुजरता है अल्फा पार्टिकल, तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं और ये अपने रास्ते से भटक जाता है, डेविएट हो जाता है। और इत्तेफाक से कोई अल्फा पार्टिकल ठीक है, ठीक सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन में आ रहा है, सीधी टक्कर पर आ रहा है इस पॉजिटिव पार्ट के, तो ये अल्फा पार्टिकल में इतनी हिम्मत नहीं है जो इसे पार करके आगे निकल पाए, ये लौट जाता अपने रास्ते पर। इतना तकड़ा इसको रिपल्शन मिलता है कि अपने रास्ते पर लौट जाता है। तो अब एकदम से एटॉमिक मॉडल बिल्कुल चेंज हो गया।
एटॉमिक मॉडल बिल्कुल चेंज हो गया, जो जे थॉमसन ने बताया था उससे बिल्कुल डिफरेंट मॉडल हो गया, और यही थी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का स्टार्ट। क्या कहा उन्होंने? गाइगर मार्सन के एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूजन ये निकाला कि ठीक है, एक न्यूट्रल एटम के दो पार्ट हैं, एक न्यूट्रल एटम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ऐसा जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इकट्ठा हो रहा है पार्ट में, छोटे से पार्ट में, और यहां से इस पार्ट का नाम उन्होंने दिया क्या? इस पार्ट का नाम दिया न्यूक्लियस। और एटम इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा हॉलो रीजन है, बहुत बड़ा हॉलो रीजन है, बहुत बड़ा हॉलो रीजन है। जो ये पीछे उनका प्रैक्टिकल था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में कितने पार्टिकल डेविएट हुए, कितने एंगल पर डेविएट हुए, वो सारी कैलकुलेशन उन्होंने करी और एक आइडिया लगाया कि न्यूक्लियस का साइज कितना होना चाहिए। अब हम देखो प्रैक्टिकली अगर हम कहें कि ये जो पूरा एटम है, पूरा का पूरा एटम, पूरा का पूरा एटम एक फुटबॉल ग्राउंड है, पूरा एटम एक फुटबॉल ग्राउंड है, या फुटबॉल ग्राउंड ही पूरा एक एटम है, तो इस ग्राउंड के बीच में रखी हुई जो फुटबॉल है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। इतना बड़ा डिफरेंस है न्यूक्लियस के साइज और एटम के साइज में। अभी भी हम अपने डायग्राम में बड़ा बना देते हैं, अगर मैंने इस पूरे को एटम बनाया है तो न्यूक्लियस तो बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा होगा, इतना बड़ा डिफरेंस है। अब से क्यों क्यों कहा उन्होंने कि ये हॉलो जगह है? इस हॉलो जगह का नाम उन्होंने दिया, ये न्यूक्लियस दिया, और इसको क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, क्या कहा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो बेसिकली एटम के दो पार्ट हुए, एक न्यूक्लियस जहां सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, और दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस के बाहर का रीजन। ठीक है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहां है? तो वो भी न्यूक्लियस के एटम के अंदर ही। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से साफ पता लग रहा था कि एटम का ही पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स का, उन्होंने कहा देखो भैया इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ यहाँ यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि ये गिर क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में क्यों नहीं जा रहा? अब न्यूक्लियस में अगर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए तो क्या होगा? बेचारा है तो खत्म हो जाएगा न्यूक्लियस, खुद भी खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियस भी खत्म कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक दूसरे में खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रुके नहीं है। ऐसा नहीं कि इसकी चारों तरफ ये तैर रहे हैं, रुके हुए नहीं है, ये लगातार मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। लगातार कैसे है ये सर्कुलर मोशन में है, लगातार लगातार सर्कुलर मोशन में है, ये कंटिन्यूअसली इसके बाहर घूम रहे हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? अब
इन इलेक्ट्रॉन्स को तुलाराम जी की दुकान तो पता नहीं है, जाके लिया है सेंटीपिटल फोर्स। तो इन्होंने यहीं पे काम चला लिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का, यही काम करने लगता है, किसकी तरह काम करने लगता है, सेंटीपिटल फोर्स की तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, बात सबको समझ आ गई। अच्छा, एक बात और जरा कंफ्यूजिंग थी कि भाई जब कोई अल्फा पार्टिकल यहां से पास हो रहा है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में पास हो रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी अल्फा पार्टिकल, आपने उन्होंने कहा ना अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस अनडेविएटेड, मोस्ट ऑफ द, थोड़ा सा मैं इसको नहीं यहीं इसी में समझा दूं, दूसरा डायग्राम बाद में बनाऊंगा। तो ये तो कहने लगे कि जब इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास हुआ, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस का रिपल्शन इस पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन बीच रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन तो पड़ सकता है, इनके रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बिहेवियर है इनका, कहने लगे भैया इलेक्ट्रॉन तो है बिल्कुल एक चूहे के जैसा, बल्कि चूहे के जैसा भी नहीं, अल्फा पार्टिकल के सामने, अल्फा पार्टिकल के सामने तो अल्फा पार्टिकल तो है क्या, हाथी, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो है चूहे के पैर का, चूहे के पैर की छोटी उंगली का नाखून कटा हुआ, जो सुबह सुबह काटा उसने। अब अगर एक हाथी के रास्ते में चूहे की पैर की छोटी उंगली का कटा हुआ नाखून इसके रास्ते में आ जाए, तो हाथी पे कोई असर पड़ेगा क्या, हाथी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये नाखून इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए जब इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन से अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं और वो न्यूक्लियस से है दूर, तो फिर ये जो बीच रास्ते में इनके पास इलेक्ट्रॉन पड़े, इनके रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स में इतनी हिम्मत नहीं है जो अल्फा पार्टिकल को उसके रास्ते से डेविएट कर सके, अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा अनडेविएटेड पास हो गए, अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे अनडेविएटेड पास हो गए। समझ आई इतनी बात? लेकिन जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास आया, जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास पड़ा, इत्तेफाक से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक, ये अल्फा पार्टिकल निकल गया सीधा सीधा जो न्यूक्लियस से बहुत दूर था, ये अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से काफी दूर था ये भी निकल गया, न्यूक्लियस का रिपल्शन इस पे काम नहीं कर रहा। लेकिन कोई इक्का दुक्का अल्फा पार्टिकल जो आया इस न्यूक्लियस के आसपास, तो इस न्यूक्लियस के रिपल्शन से क्या हुआ, ये डेविएट हो गया अपने रास्ते से। कोई और अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ कोई जा रहा, टक्कर मारने वाला है, तो क्या हुआ, ये डेविएट हो गया मोर देन राइट एंगल पर, 90 डिग्री से ज्यादा। और इक्का दुक्का लाखों में से एक आध अल्फा पार्टिकल जो सीधे सीधे इस न्यूक्लियस की तरफ को चल रहा था, उस पर तो इतना तगड़ा रिपल्शन लगा कि अल्फा पार्टिकल को वापस लौटना पड़ा यहीं से। अब अल्फा पार्टिकल के सामने हाथी आ गया, अब इस हाथी क्या पहाड़ आ गया, तो अब अल्फा पार्टिकल इसके सामने चूहे जैसा, इतना भारी भरकम है ये न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल की हिम्मत ही नहीं जो इसे पार करके निकल जाए या इसको छू भी ले, दूर से सलाम करके वापस अपने रास्ते पर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूक्लियस जहां सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ये न्यूक्लियस एकदम सॉलिड है, ठोस न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का डेंसिटी, इस न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी जबरदस्त डेंसिटी है, इतनी जबरदस्त डेंसिटी है इसकी कि अल्फा पार्टिकल इसे पार नहीं कर सकता। तो दो पार्ट बने एटम के, एक तो न्यूक्लियस, भारी भरकम सॉलिड न्यूक्लियस जिस पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरा रीजन जिसे कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं राउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से प्रोवाइड हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। साथ में ये बात भी उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम अपने आप में न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन का टोटल निगेटिव चार्ज, उतना ही अकेला
पॉजिटिव चार्ज है कहाँ, न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। बात समझ आई तुम? अब फिर सवाल पैदा हुआ, बाकी सब लोगों ने, साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड की बात मान ली, गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट समझ लिया, बात समझ आ गई कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, all the mass and the charge, most of the mass and all the charge is concentrated in a small region. Electrons revolve around the nucleus in circular orbit. उन्होंने कहा सर्कुलर रास्ता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं किस पर, एक सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, सेंटीपिटल फोर्स बन गया। सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिला, सेंटीपिटल फोर्स मिला अट्रैक्शन से। चलो बात समझ आ गई सबको, ठीक है। हाँ, तो अब फिर सवाल पैदा हुआ कि किसी भी एटम के अंदर से रेडिएशन कैसे एमिट होता है, रेडिएशन कैसे एमिट होता है। जब जे थॉमसन से ये बात पूछी गई थी तो जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने कहा कि ये एटम है, पॉजिटिव पार्ट है एटम का, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर फंसे हुए। तो आप कहीं से इसे देते हैं एनर्जी, उस एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है ऐसे ऐसे, और जब वाइब्रेट करता है तो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है। वाइब्रेटिंग चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उसके अपने अंदर से निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वाइब्रेट कर रहा है, ये वेव निकालने लगा। लेकिन जब रदरफोर्ड का मॉडल आ गया, रदरफोर्ड ने बात बताई कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हॉलो है, बीच में ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यहाँ इसमें जे थॉमसन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन चुपचाप अपनी जगह बैठे रहते हैं, फंसे हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर फंसे हुए हैं, जब कहीं से एनर्जी दोगे तब ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपने अंदर से लाइट या जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेंगे। यहां एकदम बात अलग हो गई, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब कैसे, अब किसी भी एटम में से एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकलती हैं भाई। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन है ये अपने अंदर से एनर्जी निकाल देता है, लाइट की फॉर्म में या किसी भी दूसरे में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। कहने लगे कि देखो, उन्होंने कहा जे थॉमसन में वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या कि घूमता रहता है, लेकिन घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी तो एक वाइब्रेशन में है, घूमना ये सर्कुलर मोशन है इसका, इसकी भी एंगुलर स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर ये घूम रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, वेव अपने अंदर से बाहर निकालेगा। बात समझ आ गई, चलो यहाँ तक भी ठीक है, चलो हो गया बात। लेकिन सवाल पैदा ये हुआ जिसका जवाब रदरफोर्ड बिल्कुल भी नहीं दे पाए, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यहां से निकाल देता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन कम हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। तो क्या होगा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली होगा क्या, जिसका जवाब नहीं था रदरफोर्ड के पास बिल्कुल भी। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये यहां ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ने अपने अंदर से एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, इसका सर्कुलर पाथ कम हो गया। क्या होगा कि जैसे जैसे ये अपने अंदर से एनर्जी निकालता रहेगा, इसका सर्कुलर मोशन का पाथ लगातार क्या होगा, लगातार कम होता चला जाएगा, और सर्कुलर मोशन का पाथ कम होते 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 एक टाइम ऐसा आ जाना है कि ये कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर जाकर के गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा, खुद भी खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस को भी खत्म कर देगा। मतलब कोई किसी भी एटम ने अपने अंदर से अगर एनर्जी निकाल दी, किसी भी एटम ने अपने अंदर से एनर्जी निकाली, तो फिर क्या होगा, एटम ही खत्म हो जाएगा, एटम ही खत्म हो जाएगा। मतलब एटम क्या है, एटम
स्टेबल नहीं रहेगा। एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। भाई सारी दुनिया एटम से ही मिलकर बनी हुई, मेरा पेन ये पेपर ये सब एटम से मिलकर बने हुए, ये तो खत्म नहीं हो रहे, ये तो खत्म नहीं हो रहे ना, एटम तो अपनी जगह है सारे। तो अगर इसके अंदर से लाइट निकलने लगे, एनर्जी निकलने लगे, तो भी वही का वही रहता, खत्म तो नहीं हो रहा। आपके घर में लगी हुई एलईडी है, वो तो खत्म नहीं हो रही, अपने अंदर से रात दिन लाइट निकाल रही है। लाइट निकाल रही है तो एटम का क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा न्यूक्लियस में, खत्म। तो एटम स्टेबल क्यों है? इस हिसाब से तो एटम स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, कोई भी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एटम स्टेबल क्यों है और कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, एक तो स्टेबिलिटी समझ नहीं आ, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक कुछ और भी बातें थी जो रदरफोर्ड, एक बात और भी थी वो समझ नहीं पाए। क्या? अगर आप सूरज की लाइट को एक प्रिज्म से पास कर दें तो क्या होता है, ये डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, जो हमने पढ़ा था विबग्योर के फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो विबग्योर एक्चुअली है क्या? वायलेट कलर की लाइट है, एक इसकी अपनी वेवलेंथ है, रेड इंडिगो लाइट है, इसकी अपनी एक वेवलेंथ है, ब्लू की अपनी वेवलेंथ है। ये अलग अलग वेवलेंथ है लाइट की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है लाइट की। और ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसी के हिसाब से हम कलर कहते हैं। अच्छा, ये तो ऑब्जर्वेशन होता है हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने लगे, किसे, ये जो यहाँ कलर बन रहे हैं, भाई आपने प्रिज्म रखा, सूरज की लाइट ली, यहाँ से ये बना दिया पूरा, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर इस स्पेक्ट्रम को माइक्रोस्कोप से देखने लगे, माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि उसका एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप जैसे ही, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से अगर हम देखने लगे तो पता ये लगता है कि कहीं बीच में गायब है, एक आध भाई वायलेट है, इंडिगो ठीक है, लेकिन बीच में जरा सा अंधेरा सा भी है, फिर कहीं और अंधेरा है। लगभग लगभग पूरे स्पेक्ट्रम में 2000 ऐसी स्पेस मिलते हैं जहां पर ना कोई कलर ही नहीं, आ ही नहीं रहा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है इट इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, लगातार नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अब या फिर दूसरी बात पीछे भी आपको मैंने बताई थी कि शायद किसी टाइम में, कि सोडियम है, सोडियम को अगर गर्म कर दोगे तो इसमें से येलो कलर की लाइट निकलती है, और अगर क्लोरीन को गर्म कर दोगे तो इसमें से ग्रीन, येलो ग्रीन, ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। तो मतलब सोडियम ने केवल येलो क्यों निकाला, क्लोरीन ने केवल ग्रीन लाइट क्यों निकाली? भाई सोडियम है, क्लोरीन है, तो क्या उन्होंने कहा, पूछा, सबसे सभी ने ये सवाल पूछा रदरफोर्ड से कि भाई देखो जब यहां से ये चल रहा है, स्मूथली इसकी रेडियस कम होती जा रही है, स्मूथली इसकी रेडियस कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो फिर क्या होगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन में से हर तरह की रेडिएशन निकलनी चाहिए, कम फ्रीक्वेंसी वाली भी, और जब ये न्यूक्लियस के पास पहुंच जाए तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली भी, और कोई गैप होना ही नहीं चाहिए फ्रीक्वेंसीज का। अगर मान लो स्टार्ट करी इसने फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज से, इसने फ्रीक्वेंसी लाइट निकालनी शुरू करी और 10,000 हर्ट्ज पहुंचते पहुंचते ये बेचारा खत्म हो गया, तो 1000 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक के बीच की हर तरह की वेव इसमें से निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सोडियम की लाइट है, सोडियम तो केवल एक ही कलर की लाइट निकाल रहा हो, तो और किसी कलर की लाइट निकाल ही नहीं रहा। तो एक तो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए कौन, रदरफोर्ड, एक तो स्टेबिलिटी का आंसर नहीं दे पाए, दूसरा वो नहीं दे पाए स्पेक्ट्रल लाइंस, कि स्पेक्ट्रम में लाइंस क्यों आती हैं, कहीं ब्राइट लाइन आती है, कहीं पर डार्क लाइन आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों नहीं आती? स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब समझो कि जैसे ये एक एटम है, इसने इस फ्रीक्वेंसी की न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की लाइट अपने अंदर से एमिट करी, न्यू 2 फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करी,
मतलब 1000 हर्ट्ज की इसने फ्रीक्वेंसी करके 1001 हर्ट्ज की भी कर दी इसने, 1002 हर्ट्ज की कर दी, लेकिन कहीं पे पता चल रहा है 1050 हर्ट्ज गायब है। कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी भी जो एटम निकाल ही नहीं रहा अपने अंदर से, गायब है फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी गायब फ्रीक्वेंसी क्यों है? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिल रहा हमारे, इस लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिल रहा? जबकि हर एटम में से हर तरह की वेव और लाइट निकलनी चाहिए, हर एटम का स्पेक्ट्रम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ इस प्रिज्म में मोमबत्ती लगा लो इसके सामने और उसका स्पेक्ट्रम बना करके ऑब्जर्व करो स्पेक्ट्रोमीटर से, तो बिल्कुल अलग आएगा, वो सूरज वाले स्पेक्ट्रम से अलग आएगा। भले ही हमारी आंखें उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ एलईडी लगा लो आप, यहाँ एक लेजर लाइट लगा लो, पता चलेगा एंटायरली डिफरेंट स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो भी सारे एटम एक जैसे, सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक जैसे, तो सबका स्पेक्ट्रम एक जैसा होना चाहिए। सबके स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम तो होना ही चाहिए, फिर तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो जे थॉमसन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन ऑफ लाइट नहीं एक्सप्लेन कर पाए, स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और रदरफोर्ड ना तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाए और ना ही ये बता पाए कि इसके स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्यों होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों आती हैं। लेकिन फिर भी ये मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल जे थॉमसन मॉडल से काफी ज्यादा सही था। क्योंकि जे थॉमसन मॉडल ने जो ये वाटर मिलन मॉडल दिया था, ये सिर्फ एक एजम्पशन था उनका, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था कि एटम ऐसा ही होता है। लेकिन रदरफोर्ड ने जब कहा कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, ओनली ए स्मॉल पार्ट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड ऑल द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ था। इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ था। कौन सा प्रैक्टिकल प्रूफ था? अल्फा स्कैटरिंग। तो फिर जे थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड करके रदरफोर्ड का मॉडल मान लिया सबने। लेकिन कंफ्यूजन रह गया कि अगर ये रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है तो फिर एटम स्टेबल क्यों है, क्यों ये सारी दुनिया नष्ट नहीं हुई जा रही, क्यों ये पूरा यूनिवर्स स्टेबल है क्यों ये तो सब खत्म हो जाना चाहिए इस हिसाब से। और साथ में कि कोई भी एटम है तो वो हर तरह के वेव अपने अंदर से क्यों नहीं निकाल रहा, कुछ खास तरह की वेव निकालता है, कुछ खास वेव्स को छोड़ देता है। जबकि हर एटम में एक जैसा ही स्ट्रक्चर है हर एटम का, तो सब में से एक जैसे लाइंस निकलनी चाहिए, एक जैसी वेव्स निकलनी चाहिए। तो ये एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? रदरफोर्ड मॉडल।